दोस्तों, बहुत समय पहले की बात। एक चक्रधरपुर नाम का एक राज्य था। वहां राजा सत्यजीत का शासन था। राजा सत्यजीत एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई करने वाले राजा थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री जय कुमार भी था, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देता था। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहा करते थे, जिनका नाम था देवदत्त। वह ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण था और भविष्यवाणी करने में सिद्धस्त माने जाते थे। वे चाहते तो अपनी विद्या से अपार धन अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें लालच से कोई सरोकार नहीं था। देवदत्त की भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि जो कुछ वे कहते वह सत्य सिद्ध होता था। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादिता की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। अब यह समाचार एक दिन मंत्री जयकुमार तक भी पहुंचा। मंत्री ने अपने एक सेवक को देवदत्त के पास भेजा और संदेश भिजवाया कि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आप मंत्री के महल में पहुंचे। किंतु देवदत्त ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया कि यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं। मंत्री जयकुमार को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। वे सोचने लगे कि एक साधारण व्यक्ति की यह हिम्मत कि वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार करके मंत्री एक दिन स्वयं देवदत्त के घर जा पहुंचे। देवदत्त ने मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मंत्री ने कहा कि मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में अत्यंत ही पारंगत हैं। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह विद्या सिखा सकते हैं? देवदत्त ने उत्तर दिया कि यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री जयकुमार ने सहमति जताई, लेकिन बोले कि पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने देवदत्त से कुछ प्रश्न किए, जिनका देवदत्त ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। देवदत्त का उत्तर जानकर मंत्री अचंभित रह गए, क्योंकि वह प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं जानता। इस प्रकार मंत्री देवदत्त से अत्यंत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास आकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने लगे और अब वह दोनों अच्छे मित्र बन गए। देवदत्त ने अपने मित्र मंत्री को ज्योतिष विद्या सिखा दी। मंत्री अब ज्योतिष विद्या में निपुण हो चुका था और उसकी कई हुई बातें भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने मित्र देवदत्त के भाग्य का भी हिसाब लगाना चाहिए। जब उसने गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 15 दिन देवदत्त के लिए अत्यंत ही शोक और संकट में। यदि वे 15 दिनों तक घर से बाहर निकले तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर मंत्री जयकुमार चिंतित हो गया। उसे विश्वास था कि अब इसकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत देवदत्त के घर पहुंचा और कहा, मित्र, अगले 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है, इसलिए तुम इन 15 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। देवदत्त ने स्वयं अपनी गणना की तो पाया कि यह भविष्यवाणी सही थी। सच में ही आने वाले 15 दिन उनके लिए अत्यंत ही कठिन हो सकते थे। मंत्री ने कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम अपना ध्यान रखना। अब हम 15 दिन बाद ही मिलेंगे। देवदत्त ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 15 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी।
आगे जो ईश्वर की इच्छा। इसके बाद मैं देवदत्त ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और वहीं रहने लगे। इस प्रकार से एक एक करके 14 दिन बीत चुके थे। फिर 15वां दिन भी आ पहुंचा। अब देवदत्त को संतोष हुआ कि अब अशुभ घड़ियां समाप्त हो चुकी। 15वें दिन देवदत्त ने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकले कि मंत्री मेरे परम मित्र हैं। वे हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। यही सब सोचकर देवदत्त मंत्री से मिलने महल की ओर निकल पड़ा। मंत्री से मिलने की खुशी में देवदत्त यह भूल गया था कि 15वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह महल की ओर रवाना हो गया। अब मंत्री के महल की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो मुख्य सड़क का रास्ता और दूसरा नदी के किनारे से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। देवदत्त ने सोचा कि मुख्य सड़क से जाने पर बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहां था। इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं। देवदत्त उस कच्चे रास्ते से मंत्री के महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुके और एक वीरान जंगल की ओर निकल आए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखाई देता था और ना ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडर दिखाई दिया। देवदत्त बहुत ही थकावट महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि इस खंडर में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वे खंडर के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 5 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। उन संदूकों को देखकर देवदत्त को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था। यह सब देखकर वह इतना बदहास हो चुका था कि अपनी विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम ना कर सका। आखिर उसने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम का। वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ नगर की तरफ वापस आ गया और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। देवदत्त मंत्री के महल पहुंचा। मंत्री ने जब यह सुना कि देवदत्त खुद मुझसे मिलने आए हैं तो वह बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से देवदत्त का 15वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और देवदत्त की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत देवदत्त को महल के अंदर बुलाया और बोला कि आपने क्यों तकलीफ की, वैसे भी अभी 15वां दिन पूरा नहीं हुआ है। देवदत्त बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 15वां दिन है और बाकी के 14 दिनों की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बताई और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूंगा, आप यह खजाना रख लीजिए और हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। खजाने वाली बात सुनकर मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मन में बेईमानी का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि देवदत्त किसी और से खजाने वाली बात बता दे और फिर यह बात एक ना एक दिन राजा तक भी पहुंच जाएगी और ऐसा हुआ तो राजा इस खजाने पर कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि देवदत्त को मौत के घाट उतार दिया जाए। यही सब सोचकर मंत्री ने देवदत्त को वहीं मौत के घाट उतारने की सोच ली और देवदत्त को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया।
और अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर देवदत्त घबरा गया और वह बोला, मंत्री क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मंत्री जयकुमार बोला, हाँ दोस्त, गलती तो तुमसे हुई है, और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसलिए तुम्हारी जुबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर देवदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बोला कि दोस्त, मैं वचन देता हूं कि यह बात किसी और से ना कहूंगा। मंत्री ने हंसकर कहा कि बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए यह कसम खा रहे हो। देवदत्त ने मंत्री जयकुमार से दया की भीख मांगी कि मेरी जान बख्श दो, ये सारा खजाना तुम ले लो, इसके बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन मंत्री के सिर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब देवदत्त ने देखा कि अब उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वह बोला कि दोस्त, यदि तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मंत्री बोला कि बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? देवदत्त बोला कि मंत्री, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर मंत्री जयकुमार ने अपने दोस्त देवदत्त को मौत के घाट उतार दिया और देवदत्त के शव को खंडर के ही अंदर जमीन में दबा दिया, और मंत्री जयकुमार वापस अपने महल को लौट आया। मंत्री अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था कि अब वह पूरे खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में ले आया। इधर मंत्री जयकुमार ने राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उस खंडर को तोड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान एक दिन मंत्री ने देवदत्त की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि देवदत्त को मैंने एक विशेष काम से दूसरे राज्य में भेज दिया है। अब इधर कुछ दिनों के बाद देवदत्त के घर पर एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का नाम प्रताप रखा गया। बेटे के जन्म पर प्रताप की मां अपने पति को याद करके बहुत रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। वह बदनसीब पत्नी कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर पहरेदारों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। अब कुछ समय इसी तरह बीता। समय के साथ साथ देवदत्त का बेटा प्रताप भी अब 5 वर्ष का हो गया। प्रताप बहुत ही बुद्धिमान बालक था। उसकी मां ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। इस प्रकार से कुछ समय और गुजरा। प्रताप बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। सभी लोग कहते थे कि प्रताप अपने पिता देवदत्त से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन प्रताप को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी मां से पूछा कि मां, यह किताब किसकी है? मां ने कहा कि बेटा, यह तुम्हारे दादा की लिखी हुई किताब है। वह भी एक बहुत बड़े ज्योतिषी और भविष्य वक्ता थे। प्रताप को वह किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वह भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के भी मन की बात जान पाएगा। प्रताप उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी मां यह सब देख रही थी और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा,
तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो। प्रताप बोला कि माँ, यह एक अजीबो गरीब तरह की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा। और मैं हंसा इसलिए था कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला उससे जरूर लूंगा। यह बात जानकर प्रताप की मां खूब रोई, लेकिन प्रताप ने उसे दिलासा दी कि मां, यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं दबा हुआ है जहां मंत्री जयकुमार ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा मां, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूं। उसकी मां ने कहा कि बेटा, राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। प्रताप बोला कि मां, आप चिंता मत कीजिए। इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर प्रताप वहां के बनिए के पास गया और बनिए से बोला कि क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा कि तुम देवदत्त के बेटे हो। प्रताप ने जवाब दिया, आपने ठीक कहा। तुम कल से रोज मेरे घर पर 2 बोरी आटा, 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल और घी भेज दिया करना। दुकानदार बोला कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? प्रताप ने घूर कर बनिए को देखा और कहा कि तुम भूल गए, मैं कुछ दिन पहले एक किसान को तुम्हारे पास 100 मन अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा तो वह तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। प्रताप के मुंह से यह सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। प्रताप ने तो उसका सारा राज जान लिया था और यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था। जिस किसान को प्रताप लेकर आया था, बनिया हैरान था कि प्रताप को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह बनिया तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। प्रताप वापस अपने घर चला गया। अब वह आराम से अपनी दादा की लिखी हुई किताब को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब को पढ़ने लगा, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई। यहां तक कि वह इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी वह जान लेता। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता देवदत्त से भी ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन प्रताप की मां ने कहा कि बेटा, मेरा मन आज ताजा जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में यह चीज कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री के बगीचे में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है। तुम किसी को भेजकर वहां से यह सब मंगवा दो। मंत्री जयकुमार का नाम सुनकर प्रताप के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा कि ठीक है मां, मैं दुर्लभ फल और जंगली शहद खुद लेने जाता हूं। प्रताप अपनी मां से इतना कहकर वह घर से मंत्री जयकुमार के बगीचे में पहुंचा। जब प्रताप वहां पहुंचा तो उस बगीचे का दरवाजा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी उस दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला कि क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रताप बोला कि मुझे मेरी मां के लिए कुछ दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का शहद खाने के लिए चाहिए, बस यही चाहता हूं। वह आदमी बोला कि तुम जानते हो कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, दफा हो जा यहां से। रखवाला दरवाजा बंद ही करने वाला था कि प्रताप ने चिल्लाकर कहा कि दरवाजा, खबरदार, जो दरवाजा बंद मत करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी मां तुझे डसने के लिए छुपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। उस रखवाले ने मन में सोचा कि मैंने जब उस सर्प को मारा तो उस समय तो वहां कोई नहीं था, तो यह बात इसे कैसे पता चली
वह उससे पूछने लगा कि हे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सर्प को मारा था और मुझे उसकी मां डसने वाली? प्रताप ने कहा कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं जाता हूं। रखवाला बोला, अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे फल और मधुमक्खियों का शहद दूंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री जयकुमार मेरी खाल खिंचवा देगा। प्रताप बोला कि तुम मंत्री की चिंता मत करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन बचे रह गए। उस रखवाले ने प्रताप को एक तरफ बिठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खियों का शहद लेने के लिए चला गया। इसी दौरान मंत्री जयकुमार टहलता हुआ उस बगीचे में आ पहुंचा। उसने प्रताप को देखा तो रखवाले से पूछा कि यह कौन है? रखवाला बोला कि हुजूर, यह लड़का बड़ी अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात मंत्री जयकुमार को बता दी। यह बात सुनकर मंत्री बहुत ही हैरान हुआ और प्रताप को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और प्रताप से पूछा कि लड़के, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तब प्रताप ने जवाब दिया कि मेरा नाम प्रताप है और मेरे पिता का नाम देवदत्त है। देवदत्त का नाम सुनकर मंत्री कांप गया, उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वह संभल कर बोला कि तुम्हारे पिता को मैं जानता हूं, वे बड़े ही नेक दिल आदमी हैं। मैंने उन्हें एक काम से राज्य से बाहर भेजा हुआ है। यह सुनकर प्रताप को गुस्सा आ गया। प्रताप बोला कि तुम गलत कहते हो, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। यह बात सुनकर मंत्री जयकुमार की होश उड़ गई। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। इसे भी इसके पिता की तरह किसी तरह धोखे से ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला कि दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? प्रताप बोला कि मुझे फल और मधुमक्खियों का शहद चाहिए। मंत्री बोला कि ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और सब्जियों का छत्ता तोड़वाता हूं। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और उसने खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा कि एक लड़का उधर बगीचे में बैठा हुआ है, तुम उसे किसी तरह बहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और उस तहखाने में उसे बंद कर दो, ताकि वह वहीं पर भूख प्यास से तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ में तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर प्रताप को पकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रताप ने चिल्लाकर कहा कि अरे नौकर, तुम यह क्या कर रहे हो? मंत्री जयकुमार तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, वह झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो मंत्री तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला कि तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? प्रताप बोला कि मैं सब कुछ जानता हूं, तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो और मन ही मन मंत्री की बेटी भी तुमसे प्यार करती है। वह नौकर प्रताप के कदमों में गिर गया और बोला कि हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रताप बोला कि तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूं और वह समय जल्दी आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता मत बताना जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया है। प्रताप ने कहा कि हाँ, तुम उससे कह देना कि मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया है। इस प्रकार उसकी बात मानकर नौकर ने उसे छोड़ दिया। प्रताप ने फल और मधुमक्खियों का शहद लिया और अपने घर को चल दिया।
उसके बाद नौकर मंत्री के पास गया और बोला कि मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। यह सुनकर मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। इधर जिस दिन मंत्री ने प्रताप को तहखाने में बंद करने की साजिश की, उधर उसी रात महाराज सत्यजीत ने एक अजीबोगरीब सपना देखा। लेकिन जब राजा सत्यजीत की आंख खुली तो उसे वह सपना याद नहीं रहा। राजा बाकी के सारे काम भूलकर इसी उधेड़बुन में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा। सुबह राजा दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से यह बात कही कि वह जानना चाहता है कि रात को उसने क्या सपना देखा था और उसके सपने का मतलब क्या था। इधर सारे मंत्री परेशान थे कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान यानी कि जय कुमार से कहा कि जय कुमार, तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि रात को हमने क्या सपना देखा। जब मंत्री जय कुमार भी राजा के सपने के बारे में बताने में नाकाम रहा तो राजा गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले कि मंत्री, अगर 7 दिन के अंदर तुम मुझे मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं रहोगे, और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, इसलिए अगर तुम मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वह अपने महल में गया। ऐसा करते करते 7 दिन भी बीत गए, लेकिन मंत्री को समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक से मंत्री जय कुमार को देवदत्त के बेटे का ख्याल आया। वह मन में सोचने लगा कि मैंने क्यों उसे मरवा दिया। अगर वह आज जिंदा होता तो जरूर राजा के सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है अभी वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उस नौकर को बुलाया और कहा कि बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था और मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नौकर ने कहा कि नहीं हुजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था, अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। यह सुनकर मंत्री पागल हो गया और उसने नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे जड़ दिए और बोला कि तुम झूठ बोलते हो, सच बता। नौकर बोला कि मालिक, सच बात तो यह है कि वह लड़का जिंदा है। मंत्री यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि यह बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। नौकर बोला कि हुजूर, यह बात मुझसे उस लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मुझे मारे तभी मैं आपको सच बताऊंगा। मंत्री ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ और प्रताप को लेकर आओ। नौकर तुरंत प्रताप के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने प्रताप से माफी मांगी और कहने लगा कि राजा ने एक रात एक अजीब सपना देखा है और वह भूल चुका है कि वह क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपने का पता बताओ कि राजा ने उस रात क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारी की जान बच सकती है। प्रताप ने कहा कि ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिएगा कि आपका एक शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है, और फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे अब जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वह इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को प्रताप को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद सिपाही खाली हाथ वापस लौटा और बोला कि हुजूर, प्रताप राज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है। वह कहता है कि वह सिर्फ मंत्री जय कुमार की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। दरबार में सब बातें सुनकर राजा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे।
फिर राजा ने कहा कि मंत्री, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी ही तकलीफ दी है, इसलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है। अब जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले आओ। अब मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के कारण प्रताप के घर पहुंचा और प्रताप उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ पूरे रास्ते यह बोलता हुआ आया कि देखो लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूं। महल पहुंचकर मंत्री की पीठ से उतरा। राजा ने पूछा कि युवक, पहले तो यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। प्रताप बोला कि महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया कि हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक जरूरी काम से राज्य से बाहर भेजा हुआ है। प्रताप ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे पिता की हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के पास इसके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस बात की छानबीन कराऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। प्रताप बोला कि महाराज, आपने यह सपना देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था और उस अंगूर के गुच्छे में 5 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ पर रखा और वह उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस अंगूर के गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा कि सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि उस सपने का मतलब क्या है। प्रताप ने कहा कि महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। एक दिन मेरे पिता देवदत्त को जंगल में 5 संदूक मिले थे जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी ताकि वह खजाने की बात किसी को ना बता सके। और जो खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वह इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता को मारकर मंत्री ने वही जमीन में गाड़ दिया। यही आपके सपने की असलियत है। यह सुनकर राजा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करवा लिया और इसके महल की तलाशी ली गई, जहां पर वह 5 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उसके बाद राजा ने महल के बगीचे की खुदाई करवाई। उस खुदाई में देवदत्त की हड्डियों के कंकाल मिले। इस प्रकार से अब मंत्री के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। इसके बाद प्रताप ने अपने पिता की अस्थियों को पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने प्रताप से कहा कि बेटे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। प्रताप ने राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो। प्रताप ने कहा कि महाराज, मंत्री जयकुमार की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से कर दी जाए। उसकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। इसके बाद एक दिन राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात कही। वह इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ कर दी गई जिसने प्रताप को तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया। प्रताप ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया और वह राजा का एक मंत्री बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। इस प्रकार से प्रताप ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और अन्याय करने वाले मंत्री को उसकी सजा दिलवाई। राजा सत्यजीत की न्यायप्रियता ने साबित किया कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। प्रताप को उसकी योग्यता का उचित सम्मान मिला और वह राजा का मंत्री बना। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं
कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।